अगला टॉपिक भी वही है जो लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं विशेषता में, कि लोक सेवाओं को संवैधानिक संरक्षण और मान्यता दी गई है। तो हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल अनुच्छेद 308 से 323 तक चर्चा है। उसमें भी कुछ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल अनुच्छेद हैं वो यहाँ स्क्रीन पे 5-6 अनुच्छेद आपको दिख रहे हैं, जो लोक सेवाओं की स्थिति उनकी भूमिका से जुड़े हुए हैं। तो टॉपिक है लोक सेवाओं की संवैधानिक परिस्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 309 भर्ती तथा सेवा शर्तों से जुड़ा हुआ है। रिक्रूटमेंट सर्विस कंडीशन क्या होंगी उनसे जुड़ा हुआ। बेयर एक्ट में आपको ये आर्टिकल देखने चाहिए, एक बार सारे देखें 308 से 323 तक, और ये जितने अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको ये विशेष रूप से देखें। आर्टिकल 309 में लिखा है कि जो केंद्र सरकार के लोक सेवक होंगे उनकी भर्ती सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करेगी कानून बना के। मतलब पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई है कि वो कानून बनाए और फिर रेगुलेट करे केंद्र सरकार के जो लोक सेवक हैं उनकी कैसे रिक्रूटमेंट होगी, क्या उनकी सर्विस कंडीशंस होंगी। और साथ में लिखा गया है कि जो राज्य सरकार के लोक सेवक होंगे उनके लिए राज्य के जो विधानमंडल है, लेजिस्लेचर, वो कानून बनाएंगे, वो रेगुलेट करेंगे उनको। तो इस आर्टिकल में हम ये भी देखते हैं कि दो तरह की सिविल सर्विसेज का उल्लेख किया गया है, केंद्र सरकार की लोक सेवाएं और राज्य सरकार की लोक सेवाएं। केंद्र के लिए संसद, राज्य के लिए राज्यों के विधानमंडल, उन्हें यह शक्ति दे दी गई है कि वो कानून बना के रेगुलेट करें इनको। आर्टिकल 310 देखें, उसमें इनके कार्यकाल के बारे में लिखा है, इनका टर्म कितना होगा। तो प्रावधान किया गया है कि जो केंद्र सरकार के लोक सेवक हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और जो राज्य सरकार के लोक सेवक हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या प्लेजर ऑफ गवर्नर, मतलब जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल चाहें तब तक ये लोग अपने पदों पर रहेंगे। मतलब कोई फिक्स कार्यकाल टेन्योर नहीं है, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर छोड़ दिया गया, उनकी इच्छा के अनुसार तय होगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि ये केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के लोक सेवक हैं। तो जब केंद्र और राज्य सरकार के लोक सेवक हैं तो केंद्र और राज्य सरकार के जो मुखिया हैं उनका कंट्रोल होना जरूरी है इनके ऊपर। भाई जिसकी सेवा करने हैं अगर उसके हेड से डरेंगे नहीं, उसका कंट्रोल नहीं होगा तो कैसे बेहतर ढंग से काम करेंगे। तो इसलिए ये प्रावधान कर दिया गया है इस तरीके का। लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जब मर्जी इनको नौकरी से हटाने लगे, अगर इनकी मर्जी के अकॉर्डिंग काम ना हो तो मिसयूज हो, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ने लगे लोक सेवकों के ऊपर, ये भी ठीक नहीं है। सो फिर उसे काउंटर करने के लिए आर्टिकल 311 311 में लोक सेवकों के लिए कुछ संरक्षण के इंतजाम कर दिए गए हैं, इनको प्रोटेक्ट करने की भी व्यवस्था की गई है।
310 में लिखा कि राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये लोग पद धारण करेंगे, लेकिन हमने कहा इसका मिसयूज ना हो, तो 311 में फिर उसके काउंटर करने के इंतजाम किए गए। हमें दोनों बातें ध्यान रखनी थी, भाई राष्ट्रपति राज्यपाल का कंट्रोल होना जरूरी है, उनके अंडर में इनका काम करना जरूरी है, लेकिन अब मिसयूज ना हो वो भी सुनिश्चित करना जरूरी है। 311 में लिख दिया गया कि जो प्राधिकारी लोक सेवकों की नियुक्ति करेगा, हटाने का अधिकार भी उसको या उसके ऊपर के अधिकारी को होगा, उससे नीचे का कोई अधिकारी नहीं हटा पाएगा इन्हें। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्र सरकार के लोक सेवक हैं, वो वही राष्ट्रपति उनका नियुक्ति प्राधिकारी या अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो फिर हटाएगा भी वही, या उनसे ऊपर कोई होता हो तो वो उनसे नीचे का कोई नहीं हटा सकता। राज्यों में राज्यपाल। तो मतलब कोई ऐरा गहरा सोचे कि हटा दे, प्रेशर क्रिएट कर दे, डरा धमका दे, तो नहीं, इनको भी डरने की जरूरत नहीं है किसी ऐरे गहरे से। जिसने नियुक्त किया है वही हटाएगा। नियुक्त करना आसान है, हटाना बड़ा कठिन है। और साथ में ये भी लिखा गया आर्टिकल 311 में कि हटाने के लिए कोई भी उपयुक्त कारण होगा तभी तो हटाएंगे, कि यूं ही कोई आरोप लगेगा इनके ऊपर, सत्ता का दुरुपयोग किया, मिसयूज या कुछ और, तो जो आरोप लगा है उसकी जांच होगी। जांच में आरोप का सही पाया जाना जरूरी होगा, भाई तभी तो हटाएंगे। और जब आरोपों की जांच चल रही होगी तो इनको भी अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा, इनको अपनी बात कहने का, अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस, न्याय का प्राकृतिक नियम है कि आरोपी को पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनका जवाब दे पाए, वो सहमत है वो अपने ऊपर लगे आरोपों से या नहीं है। तो पहली बात तो कि नियुक्त अगर राष्ट्रपति ने किया तो हटाना राष्ट्रपति को है, और ये बड़ा कठिन है। और दूसरी बात की हटाने के लिए भी जेन्युइन रीजन, आरोपों की जांच, जांच के दौरान व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका, और ये प्रोसेस इतनी लंबी है हमारे देश में कि 10 साल 20 साल के पहले पूरा होना बड़ा कठिन है। आरोपित लोक सेवक रिटायर पहले हो जाएगा, वो दोषी बाद में सिद्ध होगा अगर है तो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तो एक तरह से संरक्षण मिल गया लोक सेवकों को, या उन्हें अपने नौकरी की सुरक्षा की गारंटी मिल गई कि आसानी से उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। हालांकि इस प्रोविजन का मिसयूज भी खूब हुआ हमारे देश में कि लोक सेवकों को तो निश्चितता हो गई कि अब उन्हें आसानी से कोई हटा नहीं सकता उनके पद से, प्रक्रिया बड़ी कठिन है हटाने की, तो घूसखोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण बन गया हमारे देश में। इनएफिशिएंसी, अकार्यकुशलता का कारण बन गया हमारे देश में, क्योंकि अब नौकरी जाने का खतरा नहीं है। प्राइवेट में हमेशा तलवार लटकी है तो बेस्ट परफॉर्म करना है, यहाँ तो अब एक तरह से संरक्षण मिला है। तो हमने सोचा नहीं था जो वैसे कुछ हमें रिजल्ट मिले, सो फिर अनुच्छेद 311 को संशोधन करने, इवन इसको हटाने की तक सिफारिशें की गई। 1962 में संथानम समिति ने भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण माना इसे। सेकेंड ARC ने कहा कि इस तरह के प्रावधान हटा दिए जाए, इनका कोई औचित्य नहीं है। अगला देखेंगे आर्टिकल 312 है। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 312 आर्टिकल 309 में हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की लोक सेवाएं और राज्य सरकार की लोक सेवाएं। 312 में और एक तीसरे तरह की लोक सेवाओं की व्यवस्था कर दी गई, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस।
केंद्र सरकार के लोक सेवक केवल जैसा नाम है, केंद्र सरकार की सेवा में रहेंगे, राज्य सरकार के अपनी राज्य सरकार की सेवा में, लेकिन जो ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं ये केंद्र और राज्य दोनों की सेवा करेंगे। जरूरत समझी गई केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय, देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए इस तरह की सेवाओं की भी कि जो दोनों में आना जाना लगा रहे, दोनों की सेवा करें ताकि दोनों के बीच में एक पुल का काम कर पाए, ब्रिज बन जाए दोनों के बीच में। तो आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए प्रावधान कर दिया गया। राज्यसभा चाहे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव कर सकती है, तब उस प्रस्ताव के समर्थन में संसद कानून बना के कोई नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं फिलहाल हमारे देश में, IAS, IPS और IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस, कई और ऑल इंडिया सर्विसेज की डिमांड होती रहती है समय समय पे। फिलहाल 3 ऑल इंडिया सर्विस। तो वो केंद्र में भी काम करते हैं, राज्य में नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की सेवा राज्य में देते हैं। जरूरत पड़ने पर केंद्र अपने पास बुलाता है, फिर राज्य में भेज दिया जाता है। अगला देखिए आर्टिकल 315 315 है। इसमें पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए प्रावधान किए गए कि लोक सेवाओं में नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा। तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में यूपीएससी, स्टेट पीएससी के स्थापना के प्रावधान किए गए। 315 से लेकर 323 तक आप देखें इनकी संरचना क्या होगी, इनका अध्यक्ष सदस्य कौन होंगे, कैसे नियुक्तियां होंगी, इनके कार्य क्या होंगे, इनकी रिपोर्ट्स कैसे आएंगी, उन सब के बारे में प्रोविज़न कर दिए गए। 323A जैसा हम बात कर रहे कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसे हमने बाद में इंक्लूड किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रशासनिक अधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, लोक सेवकों की अपनी सरकार से अगर कोई शिकायतें हैं, ग्रीवांसेस हैं, तो उनके निवारण की व्यवस्था, ग्रीवांस रिड्रेसल। तो उसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, कैट, सेट, इन सब की स्थापना के प्रावधान कर दिए हैं आर्टिकल 323A में। और आर्टिकल 335 में SC ST के रिजर्वेशन संबंधी व्यवस्थाएं की गई हैं कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है अगर इनका, सरकार को लग रहा है, तो फिर नौकरियों में आरक्षण। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। आपको एक बार बेयर एक्ट में देखना है इनको डिटेल। अगला टॉपिक वही है, पिछले टॉपिक से ही जुड़ा हुआ, भारत में लोक सेवाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो जैसा हम देख रहे हैं आर्टिकल 309 और आर्टिकल 312 कुल 3 तरह की लोक सेवाओं की चर्चा हमारे संविधान में ही कर ली गई है। आर्टिकल 309 में 2 तरह की सेवाएं हैं, एक केंद्रीय सेवाएं सेंट्रल सर्विस और दूसरा राज्य सेवाएं या स्टेट सर्विस। और आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विस की स्थापना की व्यवस्था की गई है। तो कुल ये 3 तरह की लोक सेवाओं का प्रावधान है हमारे संविधान में। जो केंद्रीय सेवाएं हैं
ये केंद्र सरकार जैसा नाम ही है, केंद्र सरकार के अधीन सेवाएं देती हैं। यूनियन लिस्ट या संघ सूची के जो विषय हैं संविधान में, उस पर ये काम करते हैं। जो राज्य सेवाएं हैं ये राज्य प्रशासन में, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनमें सेवा देते हैं। और जो ऑल इंडिया सर्विस, ये केंद्र और राज्य दोनों में सेवाएं देने के लिए हमने बना दिए हैं। देखिए ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सेवाओं का संचालन करते हैं। नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। यूपीएससी परीक्षा ले रहा है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए। जो लोग पास हो रहे हैं फिर केंद्र सरकार उन्हें नियुक्त कर रही है और एक स्टेट कैडर दिया जा रहा है। उस स्टेट कैडर में फिर उन्हें अपनी सेवाएं देनी है। स्टेट कैडर से केंद्र सरकार चाहे तो उन्हें अपने पास बुला सकती है दिल्ली सेवा देने के लिए। केंद्र के जो विभाग हैं, बंगाल के कुछ आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने दिल्ली बुला लिया। होता म्यूचुअल सब है, अब बंगाल ने नहीं भेजाया तो इनका आना जाना लगा रहता है केंद्र और राज्य के बीच में। हमने तो खैर केंद्र और राज्य के बीच में एक सौहार्द रहे, हार्मनी मेंटेन रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, उस पर्पज से बनाया इन्हें। आजकल हम देख रहे हैं कि वो सौहार्द समन्वय कम, लड़ाई झगड़ा, आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा देखने को मिलते रहते हैं हमारे देश में। स्पेशली अगर सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट है तो ज़्यादा इशू हो जाते हैं, फिर चैलेंज ज़्यादा हो जाते हैं इनके सामने। ट्रांसफ़र केंद्र स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है एक ज़िले से दूसरे ज़िले, या और जो निलंबन राज्य सरकार कर सकती है। लेकिन पूरी तरह से नौकरी से रेस्टिगेट या बर्खास्त करना वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। कैडर बदलना केंद्र सरकार के हाथ में होता है। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं फिलहाल हमारे देश में, जैसा हम बात कर रहे हैं। आईएएस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आईएफओएस भी कह देते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, क्योंकि एक इंडियन फॉरेन सर्विस भी है, विदेश सेवा। विदेश सेवा केंद्रीय सेवा है, लेकिन वन सेवा या फॉरेस्ट सर्विस अखिल भारतीय सेवा है। इनके लिए हमने आर्टिकल 312 में प्रावधान किया है। दूसरा केंद्रीय सेवाएं हैं, सेंट्रल सर्विसेज। ये केंद्र स्तर पर सेवाओं का संचालन करते हैं। इनके लिए हमने आर्टिकल 309 में व्यवस्था की है। इनको हमने 4 वर्गों में बांट दिया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। इनकी नियुक्ति भी केंद्र को करना है, हटाना भी केंद्र को है, सेवा भी इन्हें केंद्र में ही देना है। नाम ही केंद्रीय सेवाएं हैं। पूरे देश में कहीं भी जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, इनसे जुड़ा डिपार्टमेंट है, इनको भेजा जा सकता है। आईआरएस, आईएफएस वगैरह सब ये केंद्रीय सेवाएं। रेलवे की जितनी सेवाएं हैं केंद्रीय सेवाएं हैं। और तीसरा देखिए तो स्टेट सिविल सर्विसेज, राज्य सेवाएं। ये राज्य स्तर पर सेवाओं का संचालन करते हैं। राज्य स्तर पर सेवाओं का संचालन है, राज्य सरकार नियुक्ति करेगी,
हटाएगी वही, कंट्रोल वही करेगी, सैलरी ट्रेनिंग सब उसी की जिम्मेदारियां होंगी। केंद्रीय सेवाओं की तरह इनको भी हमने 4 वर्गों में बांटा है, वही ग्रुप ए बी सी एंड डी। राज्य सेवाओं से ऑल इंडिया सर्विस में प्रमोशन की व्यवस्था भी है। अक्सर अखबार में आप पढ़ेंगे कि राज्य पुलिस सेवा के या राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन करके आईपीएस और या आईएएस बनाया गया। 2/3 डायरेक्ट भर्तियां होती हैं ऑल इंडिया सर्विस में, 1/3 राज्य सेवाओं से प्रमोट होके आते हैं। तो राज्य सेवा के अधिकारियों को फिर प्रमोशन के माध्यम से ऑल इंडिया सर्विस में आने का मौका मिलता है। एक बार ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं तो फिर ऑल इंडिया सर्विस वाले नियम कायदे लागू हो जाते हैं इनके ऊपर। जब तक स्टेट सर्विस में है तब तक स्टेट सर्विस वाले कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो लागू होते हैं इनके ऊपर। सर अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं सर, जो जिनसे नियुक्ति होती है, तो सर अखिल भारतीय जरूर नाम होता है, लेकिन वो राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं ना सर। जैसे हाँ जी ट्रांसफर अपने जी हाँ जी उनकी नियुक्ति तैनाती करते हैं। हाँ जी कहा जाता है कि तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। तात्कालिक नियंत्रण वही कि उनकी नियुक्ति है, उनका ट्रांसफ़र है, उनका निलंबन है, सैलरी है, ये सब काम राज्य सरकार को करने हैं। फाइनली नौकरी से हटाना, जो कि हम देख ही रहे कि काफ़ी कठिन और चुनौतीपूर्ण है, वो केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह की लोक सेवाएं जिनके लिए हमारे संविधान में व्यवस्था की गई। जब 92-93 में 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, हमने लोकल गवर्नमेंट्स के लिए पंचायती राज म्यूनिसिपलिटीज़ की व्यवस्था की, तो फिर उसके बाद से हमें एक चौथे तरह की लोक सेवाओं की भी ज़रूरत महसूस हो रही है, जिनका नाम वही होगा स्थानीय लोक सेवाएं। क्योंकि जब हमारा संविधान बना, हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया, केंद्र और राज्य 2 स्तरीय सरकारें बनाई, उनके बीच में सत्ता का बंटवारा किया, दोनों के लिए 2 अलग अलग सेवाएं बना दी गई संविधान में, और दोनों में कोऑर्डिनेशन के लिए ऑल इंडिया सर्विस बना दी गई। हमारा काम चल रहा था बढ़िया से। अब हमने डिसेंट्रलाइजेशन भी कर दिया। 1993 में 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने अब पंचायतों की, नगर पालिकाओं की स्थापना कर दी, उन्हें भी शक्तियां सौंपने के लिए प्रावधान कर रहे हैं। तो फिर अब उन्हें भी तो चाहिए है कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सहयोगी जो योग्य हो, जो ट्रेंड हो, जो उन्हें उनके कामों में हेल्प करे, उन्हें एडवाइस दे। तो अब हम पिछले 20-25 साल से महसूस कर रहे हैं कि हमें अब चौथे तरह की लोक सेवाओं की ज़रूरत है, जिनका नाम हम रख दें स्थानीय लोक सेवाएं, जो स्थानीय लेवल की जो चुनी हुई सरकारें, संस्थाएं हैं, उनके मददगार। अभी क्या हो रहा है कि राज्य सेवा के ही अधिकारी वहाँ उनको सहयोग कर रहे हैं, या इनफैक्ट ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी सहयोग करते हैं। ज़िले में आप देखिए, जो जिला पंचायत है उसका जो सीईओ है, या वो सीनियर डिप्टी कलेक्टर को बना दिया जाता है, या नए नए आईएएस को हम बनाते हैं, मुख्य विकास अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिस राज्य में जो नाम है। जिला पंचायत के अध्यक्ष का वो प्रशासनिक सहयोगी होता है, या स्टेट सर्विस का है या ऑल इंडिया सर्विस का, और सेवा देता है वो स्थानीय संस्था को। स्थानीय संस्था में जो प्रतिनिधि चुनने आ रहे हैं वो उतने अभी मैच्योर नहीं है, या आईएएस या सीनियर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का व्यक्ति है, तो इसके पास इतना अनुभव, इतना ईगो, एक्सपीरियंस है, वो स्थानीय प्रतिनिधियों को ये कोई महत्व ही नहीं देखता है, डरता नहीं है उनसे, उनके प्रति कमिटेड नहीं होता है।
तो बेहतर ढंग से काम करने में दिक्कतें होती हैं। तो ज़रूरत महसूस हो रही है कि उनके लिए अलग सेवाएं बनाएं। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, कई राज्यों में धीरे धीरे हो भी रहे काम कि स्थानीय लोक सेवाओं को डेवलप किया जाए, जो उन्हीं स्थानीय संस्थाओं के कंट्रोल में रहें, डरें, ताकि ज़्यादा कमिटमेंट मिल पाए इनका हमें। तो इस तरीके से देखेंगे, ये हमारे देश में लोक सेवाओं की स्थिति है कि लोक सेवाओं का अर्थ क्या है। हमने बात की लोक सेवाओं की, कुछ डेफिनेशन हमने भारतीय दंड संहिता के अनुसार बात की। लोक सेवाओं की विशेषताएं क्या है हमारे देश में देख रहे हैं। लोक सेवाओं की संवैधानिक स्थिति क्या है हमारे देश में देख रहे हैं। कितने तरह की लोक सेवाएं हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। 3 तरह की सेवाओं के लिए प्रावधान है, और चौथे की, जैसा हम देख रहे हैं कि हमें ज़रूरत महसूस हो रही है, कुछ किसी किसी राज्य में उनके लिए कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो आज यहीं रोकेंगे, आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करेंगे अलग से, थोड़ा डिटेल। फिर तब लोक सेवाओं का क्या रोल, क्या भूमिका है शासन व्यवस्था में, स्पेशली एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, तो उसकी बात होगी। तो आज इतना ही, अगली क्लास में बात करेंगे। अगली क्लास कल नहीं करेंगे, कल क्योंकि दूरदर्शन में जाना है संतोष को। परसों करेंगे क्लास, यहीं से आगे बढ़ाएंगे लोक सेवाओं में ही, ऑल इंडिया सर्विस, तब फिर उनका रोल या जो और चीज़ें। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रतीक, सब समझ में